ओके, सो यस, चलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी जानना इंपॉर्टेंट है अबाउट दिस ईरान, इजराइल एंड यूएस कॉन्फ्लिक्ट. आई होप आई एम ऑडिबल. ओके, coming to this map, please have a look here. The most important thing, this is Iran. आप लोग देख सकते हैं, this is Iran. यहाँ हमारी वेस्टर्न बाउंड्री है इंडिया की. As you people can see, this is the western boundary of India. Can you all see this straight here? Not able to see the screen? Okay. Please reload the screen so that it becomes visible, because it is visible to others. Okay, okay, okay. We'll continue. Please have a look here, everyone. Now, this strait which you all see, this one is known as Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. This is called Persian Gulf. This is Gulf of Oman. This is called Red Sea. And this is called which sea? Which sea is this? Who can tell me? Exactly. This is the Mediterranean Sea. Iran, Persian Gulf, and this is the Strait of Hormuz. जो पूरा फसाद है वो यहीं पे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में. करेक्ट, बेसिक है. कैन एनीवन टेल मी द कैपिटल ऑफ ईरान? तेहरान, एग्जैक्टली. गुड. सो यहाँ हमने थोड़ी सी ज्योग्राफी देखी है. यहाँ पे यूएई है जिस पे बॉम्बिंग हो रही है. वी हैव कुवैत हियर. यहाँ पे आता है हमारा दूसरा कंट्री विच इज नोन एज इजराइल. कैन यू ऑल सी दिस पार्ट? इजराइल. यस, इजराइल एज पर द एरिया ये ऑलमोस्ट केरला से भी छोटा है इन साइज. एंड इजराइल्स पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट लेस देन हाफ ऑफ बैंगलोर. तो इमेजिन कर सकते हो आप, इजराइल की पॉपुलेशन और एरिया कितना कम है, फिर भी इजराइल इज कंटिन्यूसली बॉम्बिंग हियर ऑन ईरान. कंटिन्यूसली बॉम्बिंग. ओके, श्योर श्योर श्योर, आई विल डू दैट. कोई भी डाउट्स होगा आई विल बी टेकिंग इन द एंड. ओके, नाउ अब हमने थोड़ी सी ज्योग्राफी समझी यहाँ पे. सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में. प्लीज पे अटेंशन. एशिया जो है कई पार्ट्स में डिवाइडेड है. करेक्ट. जैसे सेंट्रल एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया. ओके, देयर आर कंट्रीज जो इसमें आती हैं. जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आ गई आपकी इंडोनेशिया. सेंट्रल एशिया में आपकी 5 कंट्रीज आती हैं. आप लोग मुझे बताना बाद में, ये एज अ होमवर्क है कि सेंट्रल एशिया में कौन सी 5 कंट्रीज आती हैं. साउथ सेंट्रल एशिया में हमारा देश आता है, दैट इज इंडिया. ओके, साउथ सेंट्रल एशिया में आता है इंडिया. देन कम्स वेस्ट एशिया. मिडिल ईस्ट में हमारा इशू चल रहा है. द 3 कंट्रीज वी ऑल नो आर दीज 3. बट एज आई टोल्ड यू कि क्या ये हमेशा से ईरान और इजराइल दुश्मन थे? आंसर इज नो. 1979 के पहले, बिफोर 1979, वहां पे जो डायनास्टी थी, इट वाज पहलवी डायनास्टी, जिनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे विथ इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इतने अच्छे रिलेशंस थे कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि ईरान एंड इजराइल जो है साथ मिलके दे वर रेडी टू फाइट विथ सऊदी अरब. दिस वाज द कंडीशन बिफोर 1979. ये दोनों कंट्रीज कैसे कनेक्टेड थी? इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. देवर इंपॉर्टेंट एलाई. एलाई का ये मतलब होता है कि अगर एलाई, दो कंट्रीज ए और बी अगर एलाइज हैं, तो अगर बी पे अटैक होता है तो ऑटोमेटिकली ये कंसिडर किया जाता है कि ए पे भी अटैक हुआ है एंड ए विल सपोर्ट बी. सो इस लेवल का फ्रेंडशिप था इन दोनों में. मतलब शाहरुख खान सलमान खान का दोस्ती था, फिर किसी पार्टी में लड़ाई हो गई. ठीक है. ये कब चेंज हुआ? 1979 के बाद. तो ऐसा क्या हुआ 1979 में कि सब चेंज हो गया? तो 1979 में आए हमारे विलन. चलो यहां पे इन्हें विलन ही रेफर करेंगे. आयतुल्ला खोमेनी. इन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया.
एंड इन्होंने ओवरथ्रो किया शाह रेजिम को एंड सुप्रीम लीडर बने हमारे अयातुल्ला खोमेनी। इनका खासियत यह था कि ये एकदम एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी रखते थे। नाउ व्हाट इज एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी? इट मींस दे वर एंटी लिबरलिज्म, एंटी सेक्युलरिज्म, करेक्ट। वो ईरान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस के एकदम अपोज थे, बिल्कुल इनको पसंद नहीं था यूनाइटेड स्टेट्स। सेम गोज फॉर इजराइल। ये क्या बोलते थे कि यूएस जो है वो बड़ा दुश्मन है या बड़ा शैतान है, और इजराइल जो है वो छोटा शैतान है, करेक्ट। तो ये रेफर करते थे कि यूएस जो है ये एक बड़ा शैतान है और इजराइल जो है ये एक छोटा शैतान है। इस मूवमेंट से इन दोनों के बीच काफी ज्यादा एनिमिटी शुरू हुई एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरी स्टार्ट हो गई। इन दोनों में ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशंस पनपने लगी। ओके, इफ यू ऑल आर विद मी प्लीज गिव अ थम्स अप। प्लीज एक थम्स अप दे सकते हैं आप? एवरीथिंग गोइंग गुड? ओके, ग्रेट। दिस वॉज द सिचुएशन जब धीरे धीरे यहां से चीजें बिगड़नी शुरू हुई। अब आता है एरा ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स। ये प्रॉक्सी क्या है सर? ये प्रॉक्सी नहीं समझ में आ रहा भाई। जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना तो अटेंडेंस के लिए हम अपने दोस्त को खड़ा कर देते हैं। जब हम नहीं जाते तो हमारा दोस्त प्रेजेंट सर बोल देता है। तो वो क्या कर रहा होता है? वो प्रॉक्सी कर रहा होता है। मतलब जो रिक्वायर्ड पर्सन है उसकी जगह कोई और। तो यही काम किया ईरान ने। ईरान डायरेक्टली इसराइल और यूएस से पंगा नहीं ले सकता था, तो इन्होंने क्या शुरू किया? इनडायरेक्ट वॉर शुरू किए। इनकी जगह किसी और को लड़ाना शुरू किया। किसको लड़ाना शुरू किया? लेबनन में हिजबुल्ला को लड़ाना शुरू किया। अब हिजबुल्ला क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के लिए लड़ना शुरू किया उन्होंने लेबनन में। और पैलेस्तीन में हमस को, और हमास एंड इराक में शिया मिलिशियाज को। यह समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो या तो शिया होती हैं या सुन्नी होती हैं। ईरान बहुत फ्यू कंट्रीज में से है जो शिया डोमिनेटेड है। ईरान इज शिया डोमिनेटेड। वन ऑफ द रीजन फॉर ईरान कॉन्फ्लिक्ट विद अदर मुस्लिम कंट्रीज। तो ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक मेजर रीजन है। जो हमने यहां मीम देखा था ना कि ईरान झुकता क्यों नहीं है, जो हमारे ट्रंप साहब बोल रहे थे इस मीम में, ये भाई ये ईरान झुकता क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दीज प्रॉक्सी ग्रुप्स। दे आर वेरी पावरफुल। इनके हिडन नेटवर्क्स होते हैं। आपने सुना होगा कि इसराइल कॉन्टिन्यूसली बॉम्ब कर रहा है लेबनन में। लेबनन बोल रहा है भाई मेरे को क्यों धोया? इसीलिए धोया क्योंकि आपने हिजबुल्ला को सपोर्ट किया हुआ था। तो हमने देखा कि ये प्रॉक्सी वॉर्स क्या है। ये शुरू हुए 1980 से 2020 तक हाईली डोमिनेटिंग थे, अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। अब प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ तो इसराइल का रिस्पॉन्स भी आएगा। अब इसराइल ने क्या रिस्पॉन्स किया? उन्होंने एयर स्ट्राइक्स करनी शुरू की। क्या की? एयर स्ट्राइक्स। आपको याद होगा हमने भी रिसेंटली एक एयर स्ट्राइक की थी, ऑपरेशन किया था हमने बालाकोट में, करेक्ट। एंड देन वी डिड ऑपरेशन सिंदूर। सेम काइंड ऑफ एयर स्ट्राइक्स ईरानियन बेसिस पे की इन सीरिया। अब इसमें हुआ क्या? इन एयर स्ट्राइक्स में, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स गॉट किल्ड। अब सर ये न्यूक्लियर कहां से आ गया अचानक से? मैं बताता हूं। इन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाया और इस कन्फ्लिक्ट को और ज्यादा इंटेंस कर दिया। अब ये न्यूक्लियर कहां से आ गया? न्यूक्लियर इसलिए आया क्योंकि यूएस को हमेशा से चिंता थी कि ईरान कहीं न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ना बना ले, और अगर मिसाइल बनाएगा तो सबसे पहले इसराइल पे हमला करेगा। सो दिस वाज द रीजन कि यूएस चाहता था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स ना रखे, न्यूक्लियर मिसाइल्स ना रखे। इसीलिए 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। इसमें यह था कि ईरान न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है बट न्यूक्लियर वेपन्स नहीं। तो ईरान ने मेजर कंट्रीज के साथ ये डील साइन की कि ठीक है भैया हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम
एनर्जी क्लीन एनर्जी में यूज कर सकते हैं, बट वेपन्स नहीं बनाएंगे, एनरिचमेंट नहीं करेंगे, यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? तो ये आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बताया आपको। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये भी आता है कि 550 बीसी, आपका 550 बीसी मतलब जब इंडिया में मौर्य एम्पायर था, उसके अराउंड ईरान में रूल कर रहे थे सेरस, साइरस। उसके बाद वहां आई शाह डायनेस्टी, फिर आई पहलवी डायनेस्टी, बहुत अलग अलग, एंड अभी आए थे हमारे आयतुल्ला खोमेनी। आगे देखते हैं। अब 2023 में एक टर्निंग पॉइंट आया, हर उसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है, लेकिन टर्निंग 2023 में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसमें ईरान के जो सपोर्टेड ग्रुप्स थे, उन्होंने इसराइल के साथ डायरेक्ट लड़ाई शुरू कर दी, डायरेक्ट बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, डायरेक्ट किडनैपिंग स्टार्ट कर दी। इसके वजह से इसराइल का काफी फर्म रिस्पॉन्स आया, और इसके वजह से मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस डायरेक्टली बढ़ गई। बिटवीन हुम? बिटवीन ईरान एंड इसराइल। ये ट्रिगर पॉइंट है, यहां से आग में घी डालना शुरू हुआ। अब क्या हुआ? तो अब आते हैं अपने करंट सिनेरियो पे। करंट सिनेरियो में क्या हुआ? यूएस और इजरायली फोर्सेस ने मिलके कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की, कहां पे? ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। जैसे मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहते थे कि ईरान बनाए। आपको सुन के हैरानी होगी, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान was actually established with the help of Israel. Yes, इसराइल के साइंटिस्ट्स ने हेल्प किया था ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करने के लिए। ईरान पे हमला हुआ, ईरान ने रिटेलिएट किया। कैसे किया? बेधड़क मिसाइल्स मारी हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे फ्री का हम शादी में खाना खाते हैं ना, वैसे इन्होंने मारी हैं, यूएस बेसिस पे ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं। क्यों ईरान को हराना बहुत मुश्किल है? बिकॉज इनके पास काफी बड़े अमाउंट में मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, करेक्ट। और सबसे बड़ा चीज जो है वो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ये लोग ब्लॉक कर सकते हैं, जो इन्होंने अभी कर भी दिया है कुछ हद तक। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से वर्ल्ड का 20% ऑयल पास करता है, 20%, एंड इंडिया का मोर देन 70%। इंडिया का मोर देन 70%। आर वी क्लियर टिल हियर एवरीवन? आर यू विद मी? प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज गिव अ थम्स अप। ओके, लेट्स गो अहेड। सो यहां तक क्लियर है, लड़ाई शुरू हो गई। यहां पे जो यूएस ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम दिया एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इसराइल ने जो अपना ऑपरेशन का नाम दिया, दैट वाज रोअर ऑफ द लायन। रोअर ऑफ द लायन, ये ऑपरेशन का एक नाम दिया जाता है, आप कह सकते हैं कॉल साइन दिया जाता है, दैट इज यूज्ड टू रेफर टू दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। दिस नेम नेवर चेंजेस। ये एक यूनिक ऑपरेशन का नेम होगा। जैसे इंडिया ने भी कई ऑपरेशंस किए, बालाकोट, सिंदूर, सफेद सागर, विजय। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस। अब यूएस को क्या लेना देना है भाई ईरान से? क्यों पीछे पड़ा हुआ है ईरान के यूएस? एक तो रीजन था न्यूक्लियर फैसिलिटीज, करेक्ट। नाउ दूसरा क्या रीजन है? यहां पे आता है एक पावर स्ट्रगल। किसके किसके बीच में? ईरान और इसराइल के बीच में। यूएस क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि यूएस इसराइल का एलाई है। मतलब अगर इसराइल पे अटैक हुआ तो यह समझा जाएगा कि यूएस पे अटैक हुआ है, एंड दैट इज व्हाई यूएस इज एंगेज्ड इन दिस वॉर। अब यहां पे इन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस किन कंट्रीज पे जाता है? सीरिया पे, लेबनान पे, इराक पे, यमन पे। और ये सारी कंट्रीज जो है काफी ऑयल डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। ऑयल जो जाता है वर्ल्ड में, जो एक्सपोर्ट होता है, दे आर withdrawn from here. I have been into merchant navy. I have given my introduction before. मैं इराक के पोर्ट्स गया हूं,
दैट इज अल बसरा। मैं ईरान के पोर्ट्स गया हूँ, सऊदी अरेबिया के पोर्ट्स गया हूँ। सो मैं जिस फर्स्ट पोस्ट पोर्ट पे गया था, आयरॉनिकली, मतलब सुन के हैरानी होगी, माई फर्स्ट पोर्ट ऑन माई सेलिंग वॉज रास्ता नूरा। रास्ता नूरा, दिस वॉज माई फर्स्ट पोर्ट व्हेन आई वाज ऑन शिप, और इसको उड़ा दिया इसराइल ने। सो ये पोर्ट इसराइल, सॉरी, ईरान जो है उड़ा चुका है। सो ठीक है, जो भी है। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं इसराइल के? ईरान बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो कि दे आर ब्लड थर्स्टी फॉर इसराइल। और ईरान के जो नए लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग अयतुल्ला खोमेनी, वो काफी स्ट्रेट अपोज करते हैं इसराइल को। अयतुल्ला खोमेनी गॉट किल्ड इन रीसेंट एयर स्ट्राइक्स कंडक्टेड बाय यूएस। उनके साथ साथ टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी जो हैं ईरान के, वो मारे जा चुके हैं बाय यूएस एंड इसराइल एयर स्ट्राइक्स। अब यूएस इतना क्यों सपोर्ट कर रहा है इसराइल को? एलाई है, बिल्कुल है, बट एलाई क्यों है? क्योंकि यूएस प्रिवेंट करना चाहता है ईरान को फ्रॉम प्रोसेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स। यूएस प्रोटेक्ट और डोमिनेट करना चाहता है। यहां पे वर्ड इज डोमिनेट। डोमिनेट व्हाट? ऑयल सप्लाई रूट्स। रिसेंटली आपने ध्यान दिया होगा कि यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया भाई। उठा के ले गए, सर्विंग प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। मतलब मजाक हो गया है। रिसेंटली यूएस ने ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉय की है, फोर्सेस डिप्लॉय की हैं, नेवल शिप्स डिप्लॉय किए हैं, इंक्लूडिंग यूएसएस नेवल शिप है अब्राहम लिंकन, इसको इन्होंने डिप्लॉय किया है। और इतनी ज्यादा फोर्स उन्होंने वहां डिप्लॉय डिप्लॉय की हुई है कि ईरान को इन्होंने पीछे खदेड़ना स्टार्ट कर दिया है। ईरान का एक शिप था जो इंडिया आया हुआ था फॉर अ मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड मिलान। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हमारे जैसे, जो एसएसबी, एनडीए, सीडीएस, एफकैट दे रहे हैं। मिलान वाज अ एक्सरसाइज इन विच ईरान का शिप आया था। 12 नॉटिकल माइल्स, अगर मैं कन्याकुमारी में खड़ा हूं और मैं 12 नॉटिकल माइल्स खींच दूं डिस्टेंस पानी के अंदर, तो उसके अंदर हमारा जो एरिया काउंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल वाटर्स। कोई भी कंट्री इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, इसके अंदर हमारा राज है पूरा। बट आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें किया जा सकता है। जैसे ही ये शिप, ईरान का शिप, यहां से निकल के इसमें गया, यूएस ने इस शिप को ठोक दिया एंड यूएस ने इस शिप को डुबा दिया। 80 प्लस सेलर्स डाइड, 150 प्लस आर मिसिंग। क्यों? पहले ही क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये हमारा टेरिटोरियल वाटर्स है। मैं क्यों इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं? बिकॉज एसएसबी इंटरव्यू में या रिटन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर क्यों नहीं गिराया? बिकॉज दैट इज इंडियन सोवेरियन टेरिटरी, वो हमारी टेरिटरी है। बट जैसे ही वो 200 नॉटिकल माइल में घुसा, उसको डुबा दिया यूएस में। आते हैं आगे। अब ये देखिए, बड़ा कूल पिक्चर है, आप देख रहे होंगे, है ना? बड़ा कूल वो है। इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए। यहाँ पे अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का वॉर चल रहा है। हमारा बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान, बेस्ट फ्रेंड है ना हमारा, करेक्ट, जिगरी दोस्त है हमारा। रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है, इसराइल वर्सेस ईरान चल रहा है, यमन में वायलेंस चल रहे हैं, म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, इथियोपिया सेम, सूडान सेम। बट इंडिया जो है मस्त आराम से बैठ के देख रहा है। वैसे इतना आराम से तो हम बैठ के नहीं देख रहे हैं, बताऊंगा क्यों। why we are doing like this, why we are initiating diplomatic efforts, क्या चल रहा है। गैस अभी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी हो रही है, इंडिया में स्पेशली, देखते हैं उसके बारे में भी। अब इंडिया के लिए क्या लेसन है इसमें? सबसे पहले यह आता है कि हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनानी है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। अब ये क्या होता है सर, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब चाहे कितनी भी कंट्रीज हो, वो हो ए, बी, सी, डी, हमें सबके साथ मिला के चलना है। हमें सबको अपने साथ लेके चलना है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक वन कंट्री एज आर एनिमी। पाकिस्तान को बाहर निकाल दो, पाकिस्तान तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो उनको बाहर निकाल दो। बट दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, दैट वी आर free, we are independent and sovereign to make our diplomatic decisions. We have that freedom to make strategic decisions.
इंडिया को कंटिन्यू करना होगा बैलेंस्ड रिलेशंस बनाने के लिए। जोश में आके होश नहीं खोना है। ईरान से भी फ्रेंडशिप रखनी है और इजराइल से भी फ्रेंडशिप रखनी है। एंड दैट्स व्हाट इंडिया इज डूइंग। एंड दैट्स व्हाट आपने अभी देखा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 5 शिप निकले हैं रिसेंट में, जिसमें से 2 इंडिया आए हैं अनटच्ड। क्यों? क्योंकि ईरान ने अलाउ कर दिया इन दोनों को। देन इंडिया को ख्याल रखना है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का। ये नया टर्म है, दिस इज अ गुड टर्म। नाउ व्हाट इज एनर्जी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी मतलब किसी चीज को सेफ रखना। एनर्जी मींस हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को सेफ रखना। व्हाट आर दोज? लाइक न्यूक्लियर एनर्जी, कोल एनर्जी, पेट्रोल, correct? So these keeping safe our energy resources and energy diplomacy is called as energy security. इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत बड़ा इसका ऑयल का पार्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या लेसन है इंडिया के लिए? इंडिया ये ऑब्जर्व कर रहा है विथ रशिया यूक्रेन वॉर एंड इजराइल एंड ईरान वॉर की वॉर शुरू तो हो जाता है 4-5 दिन का सोच के, बट इट कंटिन्यूज टिल ईयर्स। सो हमें ये ख्याल रखना होगा कि कल को अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हुई पाकिस्तान से, तो इट माइट गो टू वेरियस ईयर्स। सो वी हैव टू बी रेडी विद दैट कैपेबिलिटी। हमें अपना डिफेंस जो है बहुत स्ट्रांग करना होगा। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। धुरंधर मूवी आपने रिसेंटली देखी होगी, तो वो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर ही हैं जो वहां गए हुए हैं, हमारे रणवीर सिंह। ठीक है। डिप्लोमेसी चलानी होगी, डायलॉग चलाना होगा एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन चलाना होगा। दीज आर द थिंग्स विच इंडिया हैज टू फोकस ऑन। वी कैनॉट टेक जस्ट वन वे अप्रोच। दीज आर द लेसन्स विच इंडिया हैज टू टेक केयर। अब इंडिया को ईरान में क्या लेना देना है? अब यहां पे स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये पूछेगा कि चलो बताओ भैया, छाबहार पोर्ट कहां है? छाबहार पोर्ट ये है ईरान में। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज छाबहार पोर्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन ईरान विद द हेल्प ऑफ इंडिया। दिस इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड छाबहार पोर्ट। हमारे ऑयल डील्स हैं ईरान के साथ, काफी सारी ऑयल डील्स हैं हमारा ईरान के साथ। एग्रीकल्चरल ट्रेड डील्स हैं, एग्रीकल्चरल डील्स हैं, एंड ऑल्सो वी हैव कल्चरल रिलेशंस विद ईरान। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मैंने स्टैटिक भी शेयर किया है। डिफेंस एग्जाम्स जो हैं जैसे सीडीएस, एनडीए, एएफ कैट, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है वेपन्स के नेम। मैंने 4-5 अटेम्प्ट्स दिए हैं कंटिन्यूसली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के। एएफ कैट भी दिया था, उसके बाद सिविल सर्विसेज दिया। यू विल नॉट बिलीव, लास्ट 2 ईयर्स से कंटिन्यूसली यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं इन वेपन्स से। आप प्रीलिम्स का पेपर उठाइएगा और देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आया है कि मिग 29 एयरक्राफ्ट के बारे में, रफाइल के बारे में, अग्नि मिसाइल के बारे में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि मेजर वेपन्स कौन कौन से यूज हुए हैं इसमें। ईरान के साइड से कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज हुई हैं। सर ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? मिसाइल तो मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल वो है जो ग्रेविटी का यूज करके एंटर करती है। मैंने इसे लॉन्च किया, फायर किया, ये गई, और फिर ये ग्रेविटी का यूज करती है टू कम एंड स्ट्राइक दी टारगेट। बहुत ही ज्यादा तेज, ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल। फिर आती हैं क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स ऐसे याद कर लो, टॉम क्रूज है ना, टॉम क्रूज बहुत तेजी से भागता भागता है। तो क्रूज मिसाइल्स आर दोज मिसाइल्स विच आर वेरी फास्ट इन स्पीड। ये इतनी तेज मैन्यूवर करती हैं कि इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स में शाहब, सेजिल, फतेह, ये 3 नाम आने चाहिए। ये नाम पक्का आएंगे एग्जाम में कि ये शाहब, सेजिल एंड फतेह, व्हाट आर दीज रिलेटेड टू। ड्रोन्स यूज किए हैं, शाहिद ड्रोन्स यूज किए हैं। क्रूज मिसाइल्स हैं जैसे सोमर, और एयर डिफेंस सिस्टम है खुर्दाद और बवार। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये दोनों एकदम उड़ा दिया है यूएस और इसराइल ने। पहले किसी भी कंट्री में अगर आपको मिसाइल मारनी है, तो पहले उनका एयर डिफेंस बर्बाद करना होता है, देन ओनली दीज विल बी सक्सेसफुल। आइए इसराइल में देखते हैं। इसराइल ने यूज किया ब्लू स्पैरो स्ट्राइक मिसाइल्स, जेरिचो बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब यहां आता है F-35। F-35
is the world's most advanced 5th generation aircraft. इंडिया को भी ऑफर किया था यूएस ने. तो प्लीज रिमेंबर F-35, F-15, F-16 ये तीनों फाइटर जेट्स हैं. एयर डिफेंस सिस्टम है इनका आयरन डोम, और एक और एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन बीम. ये लेजर डिफेंस सिस्टम है, मतलब लेजर से ही गिरा दिया, मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं है. मिसाइल डिफेंस में आता है डेविड स्लिंग, एरो. यूनाइटेड स्टेट्स का आता है टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स. इन्होंने बॉम्ब्स यूज किए हैं जैसे GBU-1757. स्टेल्थ बॉम्बर्स यूज किए हैं B-52. स्टेल्थ बॉम्बर्स मतलब क्या है, व्हाट इज स्टेल्थ? स्टेल्थ मींस रडार जिसको डिटेक्ट ना कर सके. वो आएगा बॉम्ब करके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आया कब गया, बिकॉज उसके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं, छुपने की कैपेबिलिटीज है. फाइटर जेट्स F-35, तो आप इसे यहां से रिलेट कर सकते हो, यूएस ने इसराइल को दिए हैं. F-22 रैप्टर्स यूज किए हैं. पैट्रियट मिसाइल्स यूज की हैं. थार्ड सिस्टम यूज किया है ना, व्हाट इज थार्ड? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस. ये सारे एक्रोनिम्स आपको पता होने चाहिए. और नेवल इंटरसेप्टर्स दो और यूज किए हैं यूएस ने, KC-135 टैंकर्स. ये यूएस ने यूज किए थे. दो KC-345 एयर टैंकर्स गिरा दिए ईरान ने मार के, यूएस के. मीडिया में बहुत कम आया, बट ईरान हैज शॉट डाउन दीज टू. ये एक का कॉस्ट अराउंड 4,000 करोड़ होता है, तो आप इमेजिन कर लो. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूएस ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट. थोड़ा सा हम यहां स्टैटिक जीके देखेंगे. सुदर्शन गुर्जर ने एक बड़े अच्छे फैकल्टी है उनके, ये मैप है. प्लीज पे अटेंशन टू दिस मैप. मैं यहां पे थोड़ा सा स्टैटिक जीके बताऊंगा आपको, जो बेसिक इंपॉर्टेंट है. हमने यहां देखा, ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. तो अब स्ट्रेट्स यहां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो कौन से स्ट्रेट्स? सबसे पहले आएगा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. क्या आप देख सकते हैं यहां पे, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. फिर आता है ताइवान स्ट्रेट. ये रहा आपका चाइना, ये रहा ताइवान, बीच में है ताइवान स्ट्रेट. सर ये स्ट्रेट क्या होता है? कैनाल सुना था, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट वो होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक पतली सी वाटर बॉडी से कनेक्ट करता है. जैसे रेड सी को ओमान से कौन कनेक्ट करता है? पतला सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट. करेक्ट. यहां आइए, यहां पे है आपका स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडब. ये स्टैटिक जीके है, बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपसे बीट अराउंड द बुश पूछेंगे. स्ट्रेट ऑफ मलाका देख लिया हमने, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप देखा, ताइवान स्ट्रेट देखा, टॉरस स्ट्रेट है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, टॉरस स्ट्रेट. इधर आ जाइए, ये है, क्या कोई गेस करना चाहेगा? वेरी इजी, दिस इज कॉल्ड सुएज कैनाल. फिर यहां आते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. और यहां आता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा. ये कुछ स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट हैं, और एक और है डेविस स्ट्रेट. एटलीस्ट ये तो आपको पता होने चाहिए. these many straits you should know that which two water bodies they are connecting. I hope pretty clear it is. The whole concept, the whole list. आप unmute कर सकते हैं. Now we'll start the doubt session. किसी को कोई doubt है तो you can ask. Please raise your hands. Please raise your hands. Yes, Asmita, go ahead. Asmita is not there. Okay, Amit, go ahead. इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था इस एक्ट को, बट एज अ टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि 12 नॉटिकल माइल्स तक ही हमारा हक है कुछ बोलने का, उसके बाद हम नहीं बोल सकते. तो अगर उन्होंने 11 नॉटिकल माइल्स में मारा होता ना, तब हम रिएक्ट कर सकते थे, बट आफ्टर दैट वी कैन नॉट रिएक्ट.
यस, बजरंग सर, गो अहेड। गुड इवनिंग। यस। यस, इंडिया का एक बेस्ट फ्रेंड है। कोई गेस कर सकता है क्या कौन है बेस्ट फ्रेंड? एग्जैक्टली। अब मैं वो, अब ये मैं रियल बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने पाकिस्तान को बेस्ट फ्रेंड बोला था, तो वो सार्कास्टिक बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। रशिया हमारा एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, इफ यू अलाउ। नेवल ब्लॉकेड किसे कहते हैं? व्हाट इज नेवल ब्लॉकेड? प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। दिस इज इंडिया। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। दिस इज इंडिया यहाँ पे, एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। करेक्ट? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। 1971 वॉर में जब इंडिया ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान से वॉर छेड़ा था एंड बांग्लादेश को जन्म दिया था, तो यहाँ पे यूएस ने अपनी नेवी भेज दी थी। यूएस ने अपने वॉरशिप्स भेज दिए थे इंडिया पे अटैक करने के लिए। और उन्होंने क्या किया था, अपने 4-5 वॉरशिप्स भेजे थे और ये धमकी दी थी कि अगर इंडिया कोई भी एक्टिविटी करेगा तो दीज वॉरशिप्स विल अटैक। बट यहां पे रशिया ने क्या किया? रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन भेज दी और ये पूरा ब्लॉक कर दिया ऐसे। इसे कहते हैं नेवल ब्लॉकेड। रशिया इतना हमारा क्लोज फ्रेंड है कि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दी यूएस को ब्लॉक करने के लिए। इसीलिए इसे कहा जाता है नेवल ब्लॉकेड। और उन्होंने बोल दिया कि हाँ भैया आओ, तुम्हारा ख्याल रखेंगे अच्छे से। Obviously, Indian Navy was not might not have been powerful enough to counter US Navy, but हमें रशियन नेवी का सपोर्ट मिला था। सो दैट इज वाई रशिया इज नोन एज बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। यही यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। यस, अस्मिता, गो हेड। गुड इवनिंग। Drained as in, if I get you right, they are being drained first in terms of finances. As far as I have read, almost, हाँ, see, the first thing is US is draining, Israel is draining US in terms of finances. जितना मुझे पता है ऑलमोस्ट $18 बिलियन यूएस स्पेंड करता है, सिर्फ देता है इसराइल को टू स्पेंड, अपार्ट फ्रॉम देयर ओन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। Regarding petrodollar, which which perspective you're asking petrodollar as in? पेट्रो डॉलर का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। पेट्रोलियम, व्हाट डिपेंड्स ऑन जो क्रूड ऑयल का कॉस्ट होता है एज पर अ गैलन, जो एज पर क्रूड ऑयल जो प्रोग्रेस करता है, इन्फ्लेट करता है, उसके हिसाब से डॉलर का प्राइस चेंज होता है। अब होता क्या है कि हमारा यूएस जो है वो इस वॉर में इन्वॉल्व है, हमें दिखता है कि यूएस का बहुत खर्चा हो रहा है, बट एक्चुअली ये नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की डोमिनेटेड करेंसी यूएस है, डॉलर है, यूएस डॉलर है, करेक्ट? वो डोमिनेटेड करेंसी है, तो यूएस को एक्चुअली पूरा प्राइस पे नहीं करना पड़ता, बिकॉज दे हैव अदर सोर्सेज ऑफ पेमेंट। करेक्ट? यस। यूएस में सिविल वॉर का चांसेस तो बहुत कम है, बट येस, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू नो टू रिमूव डोनाल्ड ट्रंप, टू इम्पीच डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वॉर्स छेड़ रहे हैं। ओके, विल गो अहेड विथ अदर डाउट्स एज वेल। हु एल्स? एनी अदर डाउट्स वी हैव? आर के, गुड इवनिंग। This is called, you know, when Iran deals in dollars, जो भी यूएस सैंक्शंस डालेगा ईरान के ऊपर, वो हार्ड हिट करेगा। करेक्ट? सो इफ ईरान वांट्स टू अवॉइड दिस, दे विल मूव टू अनदर करेंसी, दे विल ट्राई टू डील विथ yuan, बिकॉज चाइना इज वेरी मच in good terms with Iran. There is an RIC axis, we call it RIC axis, Russia, Iran, China.
ऑल्सो इट वॉज अर्लियर रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, तो इसीलिए वो शिफ्ट कर रहा है टू गेट रिलीफ फ्रॉम यूएस सैंक्शंस। ये सेम चीज इंडिया और रशिया भी कर चुके हैं पहले। I don't consider Russia as main winner now because they are already involved with Ukraine. अगर रशिया को विनर होना होता तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती या एटलीस्ट इन्वॉल्वमेंट पीछे से होती, बट यहाँ पे जो मेन विनर है, इफ इट स्टॉप्स अर्ली, इट विल बी यूएस एंड इजराइल, स्पेशली यूएस। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर रशिया विनर होता, अगर यूएस बहुत लॉन्ग टर्म तक इन्वॉल्व होता, यूएस लॉन्ग टर्म तक इन्वॉल्व होगा ही नहीं, बिकॉज दे हैव लर्न देयर लेसन फ्रॉम अफगानिस्तान। They have been in Afghanistan and they have been hit hard there. 30 डेज का वेवर दिया है, 30 डेज का परमिशन दिया है, बट लेट्स सी इन लॉन्ग टर्म कितना दिन का मिलता है, दैट इज ऑल्सो देयर ना। ओके, विल टेक अदर डाउट्स ऑल्सो। ओके, विशाल, गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग। We have already discussed about the currency. We already just now discussed about the currency. Hmm. Yeah, yeah. Yes, Amit. Amit. To manage a good friendship, we must look at the history first, correct? 1950 में 50 में इंडिया acknowledged Israel as well as India established its foreign relations with Iran, और इन दोनों कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं इन पास्ट। सो इंडिया को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है टू मेक थिंग्स बेटर बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन गुड टर्म्स विद बोथ ऑफ देम। नाउ यहाँ पे क्या आता है, छाबहार पोर्ट या जो कल्चरल रिलेशंस है ईरान के, हमें वहाँ डोर्स क्लोज नहीं करने हैं। अगर यूएस हम पे कल को प्रेशर बनाएगा, जो उन्होंने यूक्रेन रशिया के टाइम पे किया था, वहाँ पे इंडिया को गिव अप नहीं करना है। जो हमने पहले एक स्टैंड लिया था, जैसे S-400 जब हमें ऑफर किया गया था तो यूएस ने बोला था कि हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, तो इंडिया ने बोला फाइन लगा दो, हमने S-400 फिर भी लिया रशिया से। सेम थिंग गोज विद ईरान, यहाँ पे गिव अप नहीं करना है इंडिया को। इसराइल के साथ वी आर ऑलरेडी इन गुड टर्म्स। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू इसराइल, ही हैड अ वेरी गुड विजिट। सो इतना इशू नहीं आएगा, बट हाँ ये है कि दोनों साइड्स को बैलेंस करके चलना होगा, कहीं पे डोर्स क्लोज नहीं करने होंगे नेगोशिएशंस के लिए। ओके, जयदीप। Yes, yes, please go ahead. Yes, yes,
सी होता क्या है ना कि जब यूएस ने इम्पोज किया हम पे, उस टाइम पे हमने कंप्लीटली या इवन हाफ नहीं किया था। हमने क्या किया, हमने इन टर्म्स ऑफ डॉलर अपना हाफ कर दिया, और बाकी जो था उसके लिए हमने दूसरे अरेंजमेंट स्टार्ट किए। वी डायरेक्टली स्टार्टेड टेकिंग ऑयल इन देयर ओन करेंसी। प्लस ऑयल कम कर दिया, लेकिन हमने डिफेंस इंपोर्ट्स बढ़ा लिए वहां से। हमने डिफेंस इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा किए रशिया से। तो होता क्या है कि इन टर्म्स ऑफ ऑयल तो दिखेगा कि हाँ कम हो रहा है, बट अदर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमारे लगातार चलते रहते हैं। सेकेंड चीज़, हम बहुत हैवीली इंक्लाइंड थे टूवर्ड्स ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट। अब क्या होगा, वहाँ से ऑयल आना कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे यूएस ने अभी वेवर दे दिया 30 डेज का, इस चीज़ को यूएस आगे बढ़ाएगा। बिकॉज यूएस नोज दैट इफ वी लूज इंडिया, वी आर गोइंग टू लूज साउथ एशिया। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ इम्पेरेटिव है कि वी विल गेट वेवर्स। इवन इफ वी डोंट गेट वेवर्स, उस केस में हम डिप्लोमेसी मेंटेन करेंगे फ्रॉम अदर रूट्स। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, डिफेंस इंपोर्ट्स, टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट्स, टेक्सटाइल इंपोर्ट्स, बहुत सारे तरीके होते हैं टू मेंटेन एंड बैलेंस। तो इट्स नॉट दैट इजी टू हार्म इंडिया एंड रशिया रिलेशंस। प्लस रशिया ने अभी इसलिए बढ़ा दिया कॉस्ट, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू फंड देयर वॉर्स ना। वो तो ये भी बोल सकते थे कि नहीं हम इंडिया को सस्ते रेट पे दे देंगे, लेकिन नहीं, दे हैव इंक्रीज द कॉस्ट एंड वी हैव एक्सेप्टेड इट। तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है, एंड दिस गोज ऑन, दिस इज नॉट अ वेरी न्यू थिंग। थैंक यू। यस अस्मिता। Okay, see, India's major oil trade used to happen from Gulf, right? I have been myself involved in oil tankers. I have navigated oil tankers from Gulf to India directly. Second diversification we did that we increased oil intake from Russia, correct? अब जब रशिया के साथ हमारा ऑयल डील चल रहा था, नाउ वी हैव ऑल्सो डाइवर्सिफाइड टू यूएस। सो टेकिंग ऑयल फ्रॉम यूएस इज नॉट अ सिन। हमें यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ेगी। अगर हम यूएस के साथ अपना ऑयल इंटेक बढ़ा रहे हैं तो हम एक्चुअली डाइवर्सिफाई ही तो कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो हमने यूएस से ऑयल इंटेक बढ़ाया है उसकी वजह से हमें जो टैरिफ डिस्काउंट्स मिले हैं, दे आर ह्यूज। तो हमें यूएस से अपना ट्रेड डेफिसिट नहीं लाना है, हम ट्रेड सरप्लस में है यूएस के साथ। तो यहाँ पे एक हाथ से दे और एक हाथ से ले वाली बात होती है। यू हैव टू मैनेज योर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आपको अगर टैरिफ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं यूएस से वाइल यू इंपोर्ट यूएस ऑयल, इट इज़ फेयर इनफ। सेकेंड थिंग, होता क्या है कि रशिया के पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं, दे आर नॉट एज मच एज कंपेयर टू वेनेजुएला एंड यूएस। तो आप जो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हो ना, आप एक ऐसा दोस्त रखना चाहोगे जो आपके साथ लंबे समय तक एनर्जी सिक्योरिटी में मेंटेन रहे। तो इसीलिए यूएस से ऑयल लेना हमारे ही फायदे में है। कल को मान लो आप, रशिया का ऑयल रिजर्व्स ब्लॉक हो गया, नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास एटलीस्ट यूएस तो होगा पलटने के लिए। आज अगर हम यूएस से लेना बंद कर देंगे, सो वी ओनली हैव मिडिल ईस्ट एंड यूएस एंड रशिया। मिडिल ईस्ट इज ऑलरेडी इन क्राइसिस, रशिया अपना रेट ऑलरेडी बढ़ा चुका है, तो बचा कौन, यूएस। सो दिस इज व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। अरुण प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अरुण। ओके। जी, इस पे विजय, आई ब्रिंग अनदर सेमिनार जब मैं प्रेसिडेंट टॉपिक लूंगा।
क्योंकि प्रोसीजर अलग है, इंडिया में इम्पीचमेंट प्रोसीजर अलग है, यूएस का थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड ऑन दैट राइट नाउ, तो मैं अभी उस पर नहीं बोलूंगा। यूएस इंडिया का मुझे पता है इम्पीचमेंट प्रोसीजर, तो इंडिया का सीन अलग है, बट यूएस का अलग है। सो विल टॉक अबाउट इट ऑन अ डिफरेंट वेबिनार, ठीक है? यस। We already discussed about it just now. जो भी देखिए, बड़ा सिंपल लॉजिक है, जो भी कंट्री ज्यादा आती है ना रोटेशन में, जो भी करेंसी ज्यादा रोटेशन में आती है वो स्ट्रांग होती है। जैसे आज डॉलर क्यों स्ट्रांग है? बिकॉज डॉलर, यूएस डॉलर वर्ल्ड लेवल पे सर्कुलेट हो रहा है। अब होता क्या है ऐसे टाइम पे, कंट्रीज लाइक ईरान, पाकिस्तान, दे विल स्टार्ट डीलिंग इन युआन, बिकॉज उनका चाइना के साथ अच्छा एक्सेस है। इसमें क्या होगा, युआन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे सर्कुलेशन में ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि ईरान यूज कर रहा है, करेक्ट, रशिया यूज कर रहा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली युआन स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर युआन स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा तो डॉलर वीकन होगा। इंडियन जो रुपीज है विथ रेस्पेक्ट टू डॉलर, अभी ऑलरेडी इट इज इन द डाउनफॉल। डॉलर अप्रिशिएट करता जा रहा है, इंडिया थोड़ा डाउनफॉल में जा रहा है अभी। बट वो अदर मार्केट फोर्सेस पे है, वो इस वॉर पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, बिकॉज वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है। अस्मिता, आई जस्ट शॉर्टन इट राइट नाउ। एक मिनट गाइज, एक मिनट, आई हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट हियर। आई टेक वन मोर डाउट गुरु का, एंड देन विल क्लोज दिस सेमिनार, ओके? गुरु, international court of justice cannot do because US doesn't give legitimacy to international court of justice. US ने UN को ही नहीं दिया। अभी just now one person asked that why UN is silent. UN is silent because UN is incapable of doing anything. United Nations Security Council के होते हुए ये वॉर होना ही नहीं चाहिए था, but UN is now irrelevant. UN is like a dead letter. If UN is a dead letter, nobody will care about international waters. They will do whatever they want. तो यूएस ने भी वही किया, इंटरनेशनल वाटर्स में दे आर डूइंग व्हाटएवर दे वांट। सो दिस इज व्हाट, यूएन का रेलेवेंस बहुत वीक हो चुका है, यूएन बहुत वीक हो चुका है, इसलिए यूएन की अब कोई सुनता नहीं है, सीधी सी बात। दैट इज द रीजन। आई विल प्लान इट वेरी सून, आई विल प्लान इट वेरी सून, मैं अभी जस्ट प्लानिंग में हूँ। यस यस डेफिनेटली। आई होप यू। हाँ, ओके ओके श्योर, आई प्लान वेरियस लेसन। मैं अभी प्लान कर ही रहा हूँ सेशंस। मैंने गूगल फॉर्म का लिंक डाला है, प्लीज एवरीवन गो टू दैट लिंक। आप प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा इस फॉर्म में। And today there is a time crunch. मैंने already almost 1 hour is done. Please, you can do one thing. You can ask your doubts in the group. I'll reply in all the groups. इसका पीडीएफ तो नहीं है, बट ठीक है, I'll convert it to a PDF. इसका वीडियो I'll be uploading. I'll upload the video. Okay. There is a channel. मेरा YouTube चैनल है. I am uploading it on my channel also. चैनल का नेम है समृद्धि शिक्षा अकेडमी। ओके, समृद्धि शिक्षा अकेडमी, उस पे आई विल बी अपलोडिंग दिस होल वीडियो, एंड आई विल गिव द पीडीएफ आल्सो इन द ग्रुप्स। ओके, बट प्लीज आप इस लिंक पे जाइए, इस गूगल फॉर्म लिंक पे। आई हैव पिन्ड इट इन द चैट आल्सो, एंड गिव योर फीडबैक। ओके एवरीवन, आई विल जस्ट क्लोज दिस, वी हैव अ टाइम क्रंच। आई होप यू पीपल लाइक द सेमिनार। या ओके एवरीवन, नाइस बीइंग विथ यू। प्लीज गिव योर फीडबैक, ये लिंक आपने देखा होगा चैट में, एंड गिव योर फीडबैक इन द ग्रुप्स ऑल्सो। आई विल कम अप विथ अनदर सेशन। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट, जय हिंद।